नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न और 100% 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपका है कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा 2020 में और 22 में पूछा गया है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर हम समझेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा कि 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया और 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर आधे रह गए थे। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि 1928 से लेकर के और 1934 के बीच में जो भारत में गेहूं की कीमत है वो 50% तक गिर गई और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये था हमारा 1929 की जो महामंदी पड़ी भारत पर, उसका असर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ब्रुटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। देखिएगा 2022 में प्रश्न आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रुटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मैट्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। तो इतना आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसी को ब्रुटन वुड्स समझौता कहते हैं। तो ब्रुटन वुड्स समझौता जो है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो अगला प्रश्न आपका आया है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दीजिए और उनके बारे में संक्षेप में बताना है। देखिए 2021 में 22 में प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों का प्रवाह किया गया है। वो तीनों तरह की गतिविधियाँ कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा, सबसे पहली गतिविधि है व्यापार का प्रवाह। पहला प्रवाह व्यापार का होता है। 19वीं शताब्दी में ये प्रवाह मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा था आपका श्रम का प्रवाह। श्रम का प्रवाह क्या है? दूसरा प्रवाह श्रम का प्रवाह कहलाता है जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा है पूंजी का प्रवाह। तीसरा प्रवाह पूंजी का प्रवाह कहलाता है जिसमें लोग पूंजी को कम या अधिक समय के लिए दूर स्थित क्षेत्रों या बाहर के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं आज की क्लास का। अगला प्रश्न आपका है ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में क्या अंतर है। तो पहले समझते हैं नवीकरणीय स्रोत क्या है। वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक गुण या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, यानी वह संसाधन जिनको हम भौतिक या रासायनिक तरीके से दोबारा उत्पन्न कर सकें, यानी दोबारा प्रयोग में ला सकें, वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल व अन्य जीवन। ठीक है, अब सौर ऊर्जा को आप बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। आप जितनी भी बार चाहें सूर्य से प्रकाश को लेकर के और उसको यूज कर सकते हैं। अनवीकरणीय स्रोत क्या है? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जानते हैं ना आप लोग। जीवाश्म ईंधन वो होता है जो मरे हुए जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के सड़ने गलने से बनता है। ठीक है, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, यानी खनिज संसाधन है। इसके बाद आपको समझना है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। जैव संसाधन वह संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत है ना, पशुधन, मत्स्य मतलब मछलियाँ इत्यादि।
अजैव संसाधन वे सारे संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं, यानी जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि चट्टाने, है ना, धातुएं हो गई, ये सब क्या है, अजैविक संसाधन है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम समझते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो भूमि के ह्रास निम्नीकरण का क्या अर्थ है, भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण क्या है। ठीक है, ये हमको समझना है। तो देखिए, मिट्टी के कटाव का अर्थ है कि भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट हो जाना। ठीक है, भूमि के कटाव के प्रकार, अब भूमि कितने प्रकार से इसके कटाव होते हैं, तो देखिएगा, धरातलीय या परतदार कटाव, यानी जैसे कि तेज मूसलाधार वर्षा, जब बहुत तेज वर्षा होती है तो आप जानते हैं कि जब बहुत तेज वर्षा होती है तो मिट्टियाँ वहाँ की खुद जाती हैं, है ना, और मिट्टियाँ खुद करके बह जाती हैं, तो इसी को तेज मूसलाधार वर्षा के कारण कहा गया कि जब धरातल का ऊपरी उत्पादक भाग तेजी से पानी के साथ बह जाता है। दूसरा होता है कहवार वाला कटाव, नदियाँ अथवा तेज बहने वाली धाराओं के द्वारा जो कटाव होता है वो कहवार कहलाता है। इसके बाद है वायु का कटाव। वायु का कटाव क्या होता है, तेज मरुस्थलीय हवाओं के द्वारा धरातल की सतह की उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है, जोड़कर अन्य स्थानों पर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले बने होते हैं, वहाँ जा करके जमा हो जाती है। अच्छा, मिट्टी के कटाव के कुछ कारण हैं, जैसे कि तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा होना, वनों का अत्यधिक विकास होना, यानी बहुत तेज़ी के साथ जो पेड़ कट रहे हैं इनकी वजह भी हो सकती है, तेज हवाएं चलना, खेतों पर मेड़ों का ना होना, ये सब कुछ वजहें होती हैं, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ही क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आज की क्लास का समझते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिएगा क्या है कि मृदा अपरदन क्या है। भैया ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 100% एग्जाम में आने वाला है मृदा अपरदन। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया, मृदा के कटाव मतलब कटने और बहने की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। ये 2-3 प्रकार से होते हैं। जैसे पहला है भौतिक कारक, इसका क्या है, तो भौतिक कारक है कि ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होता है, यानी जहाँ पर भूमि ढाल होगी वहाँ पर मिट्टी यानी पानी अधिक तेज़ी से बहेगा, और पानी तेज़ी से बहेगा तो मिट्टी भी बहेगी। ठीक है, दूसरा कारण हो सकता है कि तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है, यानी जब बहुत तेज मूसलाधार वर्षा होती है तभी जो है क्या होता है, मृदा अपरदन होने लगता है। अगला है मानवीय कारक। मानवीय कारक क्या है, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है, और इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का प्रभाव तीव्र हो जाता है। और अगला हो सकता है कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन, खनन का मतलब होता है खुदाई करना, यानी जब पशुएं घास को चर लेंगे तो क्या होगा, वहाँ की घास खत्म हो जाएगी तो बरसात से मिट्टी बहने लगेगी, और या फिर जब हम खनिज पदार्थ को निकालने के लिए ज़मीन की खुदाई करते हैं तो इस वजह से भी वहाँ पर मृदा अपरदन प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद समझते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा मतलब मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न 100% आपको आएगा। जैसे कि आपके भारत में बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे पहली है जलोढ़ मिट्टी। भारत का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा मतलब जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। ये मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। और दूसरा होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तीसरा है लाल और पीली मृदा। इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर ये पीली भी होती है। लाल मिट्टी क्या होती है, इसमें लोहे के कण अधिक मात्रा पाए जाते हैं। अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मृदा जो होती है ये उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, यानी जहाँ तापमान उच्च होता है और वर्षा अधिक होती है वहीं पर ये होती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। अगला है आपका मरुस्थलीय मृदा। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली व लवणीय होती हैं और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, यानी जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है इसमें नमी बहुत कम मात्रा पाई जाती है। अगला है वन मृदा। ये मृदा पर्वतीय, अब वन से ही पता चल गया कि ये कहाँ पर पाई जाती होंगी, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, अपरदन होता है। और
और इसके बाद समझते हैं आज की क्लास का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन में अंतर क्या है। तो भैया प्राकृतिक का मतलब होता है कि नेचुरल, जो चीज़ प्रकृति से अपने आप हो जाए, यानी जिसको ईश्वर ने बनाया है। जैसे कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अत्यधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन है। बहुत सारे हैं, जैसे नदी नील है ना, जैसे नदी नाले है ना, झील हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सब क्या है, प्रकृति ने बनाए हैं, नेचर ने बनाए हैं। तो ये क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन हो गए। मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी कभी प्रकृति पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाए। ठीक है, अब मानव ने क्या बनाया है, तो मानव ने जैसे कि सड़क बनाया है, पुल बनाया है, मशीन बनाया है, वाहन बनाए हैं, है ना, बहुत सारे साधन बनाए हैं। तो ये सब मानव निर्मित संसाधन है। यही इन दोनों में अंतर है। जो हमें प्रकृति से अपने आप मिला है वो प्राकृतिक संसाधन, जो हम मनुष्यों द्वारा बनाया गया है वो मानव निर्मित संसाधन है। तो जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।